नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिम झिम, इस किताब में जो आठवां पाठ है वे दिन भी क्या दिन थे, इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछली दो वीडियो में हमने इस पाठ के बारे में अध्ययन किया है। आज हम इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न जो है उसके जवाब किस प्रकार लिखने चाहिए, ये आज हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपके किताब में पेज नंबर 65, 66, 67 पर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आंसर सोचो, वे दिन भी क्या दिन थे, कल, आज और कल ऐसे रूप में दिए गए हैं। तो एक एक करके उस क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। तो कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वो कब छपी होगी। तो वो किताब आज ही छपी होगी, लेकिन उसमें जो बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया है। तो भविष्य के बारे में बताया गया है। और ये जो स्टोरी है, कहानी है, वो भविष्य के आधार पर बताई गई है। और हम वो कहानी वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार का आंसर हमें यहाँ लिखना चाहिए। तो देखो, यहाँ मैंने लिखा है, कुम्मे के हाथ जो किताब आई थी वो आज के ज़माने में ही छपी होगी। यह कहानी भविष्य पर आधारित है और वह हम वर्तमान में है, अतः किताब आज के समय में छपी होगी। दूसरा क्वेश्चन है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच में ऐसा होता है। यानी कि आपको सोचना है कि रोहित ने कहा था कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, है ना। तो आज हम देखते हैं कि कुछ ऐसी पुस्तकें होती है कि एक बार उसका यूज़ होने के बाद हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन सभी किताबें ऐसे नहीं होती है। तो जो किताबें होती है वो हम जब पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति की पढ़ने के बाद वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पढ़ने के लिए दे देता है, या दूसरा व्यक्ति वो किताब पढ़ सकता है। यानी कि ये किताबें बेकार नहीं जाती है। और एक व्यक्ति को जो ज्ञान मिलता है वही महत्वपूर्ण ज्ञान दूसरे व्यक्ति को भी उस किताब के द्वारा मिल सकता है। और इसीलिए ये किताबें कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो इसी प्रकार इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। तो देखो, यहाँ हम यह नहीं मानते हैं, कई बार ऐसा ही होता है कि कुछ पुस्तकें केवल एक बार पढ़कर बेकार हो जाती है, उन्हें रद्दी में देना पड़ता है। परंतु उसमें कुछ ही किताबों के साथ ऐसा होता है। अधिकतर किताबें एक व्यक्ति के बाद अलग अलग व्यक्तियों के साथ हाथों जाती है, यानी कि एक दूसरे को पढ़ने के लिए दे देते, वे बेकार नहीं होती है। उनके कारण कई लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी व ज्ञान प्राप्त होता है। यदि ऐसा न होता तो आज पुस्तकालय नहीं बने होते, यानी कि जो लाइब्रेरी होती है वो आज नहीं बनी होती। तीसरा क्वेश्चन है, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे, क्यों। यानी कि कागज के पन्नों की किताब, आज जो हम पढ़ते हैं वो किताब, और भविष्य में हम जो मशीन के सहारे पढ़ाई करेंगे, यानी कि टेलीविज़न के पर्दे पर जो कुछ राइटिंग होगा, जो कुछ आएगा, वो इनमें से आप किसको पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे, ये आपको सोचना है ना। जो आज का वातावरण है, कोरोना महामारी की वजह से आप स्कूल में नहीं आ सकते, लेकिन आप घर में बैठ कर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। लेकिन स्कूल में आकर पढ़ाई करने से घर में बैठकर पढ़ाई करना बहुत कठिन काम होता है ना। क्योंकि मशीन के सहारे जो पढ़ा जाता है वो उतना अच्छे तरह से हम समझ नहीं सकते हैं। टेलीविज़न के वो जो अक्षर होते हैं, जो कुछ
रिकॉर्डिंग होता है वो अपने आप चलता रहता है, वो न रुकता है न थमता है, यदि आपको समझ में आए या न आए। कागज़ के पन्ने हम पलटकर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें वो फिर से दोबारा पढ़ना हो तो वो फिर से ओपन करना पड़ता है। कागज़ की जो किताब होती है उसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो मशीन होती है उसे हम कहीं भी ले नहीं जा सकते। यदि लैपटॉप जैसे मशीन ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें कितने समय तक चार्जिंग रहेगी यह भी महत्वपूर्ण बात होती है। ऐसे कुछ कारण हैं जिसके वजह से कागज़ के पन्नों की किताबें हमें अच्छी लगती है। तो ऐसे कुछ कारण आपको सोचकर यहाँ लिखने चाहिए। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है, हम कागज़ के पन्नों की किताब को यही ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, वे इस प्रकार। पहला, कागज़ के पन्ने वाली किताब को हम कभी या कहीं भी सरलतापूर्वक उठाकर ले जा सकते हैं। इसके विपरीत टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब को उठाकर ले जाना कठिन होगा। यदि उठाकर ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध हो, फिर भी यह किताब की तुलना में अधिक भारी होगी। दूसरा, कागज़ के पन्ने वाली किताब को कभी भी और कहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो यानी कि किताब हम कहीं भी ले जा सकते और पढ़ सकते, परंतु टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब को कहीं ने नहीं पढ़ा जा सकता। इसके लिए हर समय बिजली की आवश्यकता होगी, यानी कि मोबाइल हो। तो कितने समय तक हम मोबाइल और पढ़ाई करेंगे? जब वहाँ की बिजली ख़त्म होगी, चार्जिंग ख़त्म होगी, तो मोबाइल बंद हो जाता है, लेकिन किताब हमेशा हम खोलकर पढ़ सकते हैं। यदि इसे चार्जिंग भी किया जा सके तो एक निश्चित समय के लिए ही इसे चलाया जा सकेगा। चार्ज समाप्त होने पर यह बंद हो जाएगी। कागज़ के पन्ने वाली किताब के साथ यह परेशानी नहीं आएगी। तीसरा कारण हम लिख सकते हैं, कागज़ के पन्ने वाली किताब में आने वाला खर्च एक बार होगा, यानी कि किताब हम एक बार ही खरीदेंगे, बार बार खरीदेंगे क्या? नहीं। परंतु टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब पर बार बार बिजली आदि का खर्चा करना पड़ेगा। चौथा है, कागज़ के पन्ने वाली किताब को आवश्यकता अनुसार पढ़ा जा सकेगा, परंतु बिजली के पर्दे पर चलने वाली किताब को एक बार में ही पूरा पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा उसे दोबारा आराम से चलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये कारण हमें इस तीसरे क्वेश्चन के लिखने होंगे। चौथा क्वेश्चन है, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। तो आपने पहले कुछ लेसन में इसका अध्ययन किया है, यानी कि छपाई कागज़ से पहले किस पर होती थी, यानी कि भोजपत्र थे, ताम्रपत्र थे, छालों थे, लकड़ी या धातु पर ये क्या करती थी, छपाई होती थी या राइटिंग होती थी। यानी कि इसी प्रकार इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। जैसे कि कागज़ से पहले छपाई भोजपत्रों, छालों, लकड़ी, धातु से बने पत्रों पर होती थी। पांचवा क्वेश्चन है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं, ये आपको लिखना है। ओके, तो क्या क्या होता है, यदि हम अध्यापक के सहारे पढ़ते हैं तो आसान बात होती है। यदि हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम अध्यापक से पूछ सकते हैं, हाँ अध्यापक हमें फिर से वो दोहराते हैं, बताते हैं। लेकिन मशीन से यदि पढ़ना हो तो फिर से हमें उसे आरंभ करना पड़ता है, और मशीन हमें कुछ समझा नहीं सकती है, कुछ उदाहरण नहीं दे सकती है, जितना है उतना ही बताती है। तो ये कुछ कारण या आसान या मुश्किलें हो सकती है। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है, हमें अध्यापक से पढ़ना ज़्यादा आसान और अच्छा लगेगा क्योंकि वे हमारी मुश्किलों का हल तुरंत ही विस्तार पूर्वक और अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। मशीन से यह ज्ञान मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
एक अध्यापक सभी विषय नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत मशीन से सभी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आप मोबाइल के सहारे सभी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक अध्यापक के द्वारा सभी विषय की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। मशीन से पढ़ते अध्यापक से पढ़ते समय डांट खाने का डर लगा रहता है, लेकिन मशीन से पढ़ते समय ऐसा डर नहीं लगेगा। मशीन हमारे नियंत्रण में होगी, हम मशीन के नियंत्रण में नहीं होंगे। अध्यापक से पढ़ते समय हमें उनके कहे अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये आसानियाँ और मुश्किलें हमें इस 5वें क्वेश्चन में लिखनी होगी। उसके आगे है, वे दिन भी क्या दिन थे। अब इसमें क्या दिया गया है, तो बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी होगी। क्या हम भी कभी कभी कहते कि बीते हुए दिन कितने अच्छे थे, जब हम बच्चे तो कितना अच्छे थे। यानी कि वे दिन भी क्या दिन थे, ऐसे हम कभी कभी कहते हैं, है ना। क्योंकि जब हम बच्चे होते तो हमें जो मांगा वो मिलता है, जो चीज़ चाहिए वो मिलती है, जो चाहे सब कुछ मिलता है, हमें प्यार मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो दिन भी क्या दिन थे। अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। यानी कि आपको खुद को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यदि आपको वे दिन भी क्या दिन थे, किस विषय के बारे में आप लिखना चाहते हो, किस समय के बारे में आप लिखना चाहते हो, यह आपको यहाँ लिखना है। उसके आगे कल, आज और कल के बारे में दिए गए क्वेश्चन है। उसमें पहला है, 1967 यानी कि 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनों ले लेगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होगी। ओके, तो कुछ चीज़ें नीचे दी गई है, जैसे कि पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, कोई और चीज़ें जिसके बारे में तुम सोचना चाहो। यानी कि पढ़ाई के बारे में जिस प्रकार इस कहानी में बताया गया है कि आगे जाकर हम मशीन के सहारे क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मशीन के सहारे हम सभी विषय सीखेंगे। तो इसी प्रकार आगे जाकर पेन की जगह कौन लेगा, पेन किस प्रकार होगा, या पेन की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका ये हमें सोचना है और उसी प्रकार हमें लिखना है। या घड़ी हो, घड़ी आगे जाकर कैसी होगी, घड़ी की जगह कौन लेगा, घड़ी का उपयोग हम किस प्रकार करेंगे, ये सोचकर आपको लिखना है। यानी कि ये हर एक चीज़ के द्वारा हम किस प्रकार आगे जाकर उसका उपयोग कर सकते हैं, यह हमें कल्पना के आधार पर लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ, आज विज्ञान की तरक्की हो गई है और तरक्की के कारण समाज में और हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ रहा है, और कुछ सालों बाद विज्ञान की तरक्की से हो सकता है कि जीवन में सुविधाएं और भी बढ़ जाएगी। जैसे कि पेन, आने वाले समय में हो सकता है कि लिखने के लिए पेन को पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पेन अपने आप हमारे सोच के अनुसार लिखने लगेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पेन की ज़रूरत ही न पड़े, सारा काम हम कंप्यूटर से ही करेंगे टाइप करके। घड़ी, भविष्य में शायद घड़ियाँ समय बताने के साथ साथ मोबाइल का काम करे, इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। टेलीफोन, मोबाइल, इससे क्या होगा, टेलीफोन विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। आज मोबाइल फ़ोन से हम सिर्फ एक दूसरे से बातें ही कर सकते हैं। आने वाले समय में शायद मोबाइल फ़ोन द्वारा हम किसी की कुछ सामान भी भेज सकते हैं, सामान मंगवा सकते हैं, या इसमें और कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। टेलीविज़न, टेलीविज़न आने वाले समय में कंप्यूटर, मोबाइल, घर की सुरक्षा प्रणाली आदि का भी काम करने लगेगा। और आने वाले समय में घर घर में सौर ऊर्जा का प्रयोग हो, घर के सारी बिजली से चलने वाले उपकरण सौर ऊर्जा से कार्य करे तो अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार
हमें सोचकर इसका आंसर लिखना चाहिए। इसमें दूसरा है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनकी क्या कितना दाम है। जैसे कि आलू हो, लड्डू हो, शक्कर हो, दाल हो, चावल हो, दूध हो। यानी कि आपको मालूम होगा कि हमारे बचपन में इनकी कीमत कम होती थी और हमारे ज़माने में जो पैसे थे, 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे ऐसे रहते थे। अभी वो पैसे दिखाई देते हैं क्या? नहीं। तो 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपया ऐसे है। अभी तो नोट आए हैं, अभी नोटों के सहारे कुछ कार्य चलता है। तो इसी प्रकार हर समय के बाद उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो आलू का दाम 20 साल पहले 5 रुपये होगा, आज 50 रुपये है। लड्डू का दाम 5 रुपये या 10 रुपये होगा, आज 250-250 रुपये है। शक्कर का दाम पुराने ज़माने में 10 रुपये होगा, आज 42 रुपये यानी कि 42 रुपये है। यानी कि इसके दाम में भी क्या हुआ है? बदलाव आया है। तो ये आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ दिया गया है, आलू 10 रुपये प्रति किलो आज है, लेकिन पुराने ज़माने में 2 रुपये प्रति किलो होंगे। लड्डू 150 रुपये प्रति किलो है, आज 2 रुपये किलो, पुराने ज़माने में 2 रुपये प्रति किलो होंगे। यानी कि इसी प्रकार आप अपने घर वालों को पूछकर बना सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो व्यक्तिगत कौन से और सार्वजनिक कौन से, ये आपको क्या करना है? यहाँ लिखना है। व्यक्तिगत फिल्म देखने के लिए, नई नई खबरें जानने के लिए, किसी विषय पर खोज करने के लिए। और सार्वजनिक रूप से देखा जाए तो चित्र बनाने के लिए, व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। इसी प्रकार हम कर सकते हैं। उसके आगे है, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग होते हैं। यानी कि हम जो विचार करते हैं, वह विचार हम महसूस करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं, वो बताने के भी कई ढंग होते हैं, कई तरीके होते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। अभी ये कुछ साधन दिए गए, इन साधनों का जानकारी और भावनाएं ये काम करते हैं। तो कौन सा काम करते हैं, या वो दोनों भी काम करते हैं, या हमें यहाँ लिखने। और लिखते समय क्या करना है? लिखी चीज़ें एक तरफा भी हो सकती है और दो तरफा भी, यानी कि एक साइड भी हो सकती है और दोनों साइड भी हो सकती है। जिन चीज़ों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उनके आगे ऐसा चिन्ह लगाइए, और जो दो तरफा होते हैं उसके आगे ऐसा चिन्ह लगाइए। तो देखो यहाँ जानकारी, रेडियो ये क्या होता है? जानकारी भी देता है, अभिनय जानकारी देता है, एक तरफा होता है। विज्ञान एक तरफा होता है, नोटिस एक तरफा होता है, टीवी एक तरफा होता है, फैक्स एक तरफा होता है, इंटरनेट एक तरफा होता है, इश्तिहार एक तरफा होता है, चित्र एक तरफा। भावनाएं, अभिनय दो तरफा होता है, नृत्य हावभाव दो तरफा होता है, संकेत भाषा दो तरफा होता है, संदेश दो तरफा होता है, फ़ोन दो तरफा होता है, मोबाइल दो तरफा होता है, तार दो तरफा होता है। तो इसी प्रकार हमें इसका विभाजन करना है। उसके आगे है तुम्हारी डायरी। डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई भी है ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सके। ऐसी ही कोई डायरी खोजकर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। तो आपको ये पढ़ना है और सुनाना है। ओके। उसके आगे जो है, तुम अपनी कल्पना करो। तुम अपनी कल्पना करो। दोस्तों के साथ बात करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदलाव या बदल जाएगा। यानी कि 50 साल बाद के बाद फिल्मों में क्या बदलाव होगा, गांव की हालत में क्या बदलाव होगा, तुम्हारी परिचित किसी नदी में क्या बदलाव होगा, स्कूल में क्या बदलाव होगा। यह आपको सोचकर आप लिख सकते हो, या सोचकर इसे क्या करना है? लिखना है।
ओके। जैसे कि फिल्म में फिल्म बनाना सरल हो जाएगा, सोच के अनुरूप फिल्म बन जा सकेगी, इसमें आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया जाएगा, मन चाहे दृश्यों को फिल्माया जाएगा, इसी प्रकार उसमें परिवर्तन होगा। गांव-गांव में शहरों की तुलना में आधुनिक सुविधाएं आ जाएगी, आधुनिक सुविधाओं का उपयोग गांव वाले कर सकेंगे। गांव में विद्यालय होगा, उसमें ऑनलाइन शिक्षा होगी, तो इसी प्रकार का परिवर्तन उसमें हो सकता है। तो ये आपको सोचकर लिखना है। उसके आगे है था, है और होगा। तो असीमो की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है, जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों? तो क्यों किया होगा? क्योंकि ऐसा लिखना का कारण या लिखने का कारण जो है वो है, कहानी बेशक भविष्य की है, परंतु इसमें वर्तमान समय दिखाया गया है और वहाँ के जो बच्चे हैं आज के समय के बारे में बता रहे हैं और जो बीत गया है इसके बारे में वो बता रहे। इसलिए इसमें बीते समय को दर्शाने वाले क्रिया शब्द थे का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, जब मुझे बहुत डर लगता था, मैं जब छोटा था। इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। तो आपको यह अनुभव का वर्णन करना है। ओके। ख, तुम मैं शीर्षक के एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। ये किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा हो। तो ये आप सोचकर भी लिख सकते हो। जिस प्रकार यहाँ लिखा गया है आप उसके शीर्षक के अनुसार अपने अपने सोच विचार क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और आपको ये लिखने के लिए आना चाहिए। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर हमें क्या करने चाहिए, यहाँ लिखने चाहिए। जो क्वेश्चन आंसर हमें इस किताब में दिए गए हैं हमें उसके आंसर लिखने चाहिए। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।